Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel, a visionary program of Prince EduHub Seeker. I'm Dheeraj Rajpurohit and today we are going to discuss the fourth part of the powers of President of India. तो इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स देखे थे हमने। आज हम उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। तो हम अब तक कवर कर चुके हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फाइनेंशियल पावर्स। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी एंड जुडिशियल पावर्स। तो एक ही करके देखते हैं क्या है इनके डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी और जुडिशियल पावर्स प्रेसिडेंट के। शुरुआत करते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स से। देखिए, डिप्लोमेटिक पावर्स के अंदर हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। हमारे यहाँ के एग्जीक्यूटिव हेड भी हैं। तो इसी बिहाफ पे जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे किसके नाम पे होते हैं? दे आर कंक्लूडेड, दे आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये सारी जितनी भी हमारी इंटरनेशनल ट्रीटीज हो, एग्रीमेंट्स हो दूसरे कंट्रीज के साथ में, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, वो सारे के सारे किन के बिहाफ पे होते हैं? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होते हैं। देन नेक्स्ट, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर्स। जितने भी हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, फोरम्स हैं, हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स जितने भी कंडक्ट किए जाते हैं, वो सारे के सारे जितने भी हैं उनमें इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन ऑल सच इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर्स। नाउ ये तो हो गए आपके डिप्लोमेटिक, इंक्लूडिंग इसके साथ साथ हम ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ही ऑल्सो रिसीव्स डिप्लोमैट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स एंड दी अदर स्टेट हेड्स whenever they come to India। जब भी वो इंडिया आते हैं, कोई किसी राष्ट्र के प्रमुख अगर यहाँ पर आ रहे हैं, कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, जैसी भी वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनके हेड यहाँ पर आ रहे हैं, या फिर वहाँ के एम्बेसडर या ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे आते हैं, उन सब को ग्रीट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट लेट्स सी दी मिलिट्री पावर्स। तो हमने डिप्लोमेटिक पावर्स देखे, मिलिट्री पावर्स देख लेते हैं। सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। यानी इंडिया की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, इसके कलेक्टिव सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये काफी कुछ सिमिलर है हमारे यूएसए से। यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, ही इज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस देयर। नाउ सिमिलरली इंडिया में भी हमारे जो प्रेसिडेंट है, ही इज द कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस। तो इसका मतलब जब भी अगर वॉर होगी तो सारे कमांड्स जो हैं, जैसे नेवी का एक हेड होगा, आर्मी का एक हेड होगा, एयरफोर्स का एक हेड होगा, चीफ होंगे सारे, इन सब के कमांडिंग ऑफिसर यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ये परमानेंट पोस्ट है इनकी, ये कोई और एक्वायर नहीं करते। इसी वजह से आप देख सकते हो कि जितनी भी जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है, वॉर डिक्लेयर करनी होती है कि हाँ हम अभी युद्ध पे हैं, नाउ वी डिक्लेयर्ड अ वॉर विद अ कंट्री। समझ लो पाकिस्तान के साथ कल हमारी अगर कोई वॉर होती है तो कौन डिक्लेयर करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ही इज ऑल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ all the defense forces. Along with that, he also appoints all the chiefs of the defense forces, जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ द एयरफोर्स। ये तीनों के जो चीफ कमांडर्स हैं, उन सबके अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अलॉन्ग विद दैट ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। जब भी वॉर हो, वॉर डिक्लेयर भी ये कर सकते हैं, कंक्लूड भी कर सकते हैं पीस, कि भाई हाँ हम वॉर पे थे, अब वॉर एंड कर रहे हैं, ठीक है। बट ये कंक्लूजन और डिक्लेरेशन जो है, यानी जिसे ऑफिशियली प्रोक्लेमेशन कहते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ वॉर, ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं, बट देयर इज अ कंडीशन, इट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को ये अप्रूव करना पड़ता है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इमरजेंसी प्रोविजंस या इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, हमारे यहाँ पे 3 तरह की इमरजेंसीज होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 तरह की इमरजेंसीज डिफाइन कर रखी है: नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। हालांकि इसका नाम प्रेसिडेंशियल रूल या प्रेसिडेंट्स रूल जो है, प्रेसिडेंट्स रूल हमने रखा है, इट्स अ स्लैंग, बट एक्चुअली ऑफिशियली या कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड नहीं यूज किया गया, इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं किया गया इसके लिए। इसे हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, इस प्रेसिडेंट्स रूल को हम स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। ऑल्सो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इन इमरजेंसीज पे, लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हम इमरजेंसीज को डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि तीनों तरह की इमरजेंसीज जब भी लगती है तो प्रेसिडेंट के पास में एक वाइड रेंजिंग पावर्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा वाइड रेंजिंग पावर्स आ जाते हैं। नेशनल इमरजेंसी वही प्रोक्लेम करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी लगानी है, कब लगानी है, कब एंड करनी है, ओके, उन्हीं के नाम से की जाती है। प्लस नेशनल इमरजेंसी के अलावा जो आपके प्रेसिडेंट्स रूल, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह रहे हैं, ये यहां पर जैसे कि आप नाम देख सकते हो प्रेसिडेंट्स रूल, यहां पे प्रेसिडेंट के पास वाइड रेंजिंग पावर्स आ जाते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। जो स्टेट जहां पे ये एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे ये इमरजेंसी लगाई जा रही है, स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या जिसे कह सकते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, वहां से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रेसिडेंट के पास में वाइड रेंजिंग पावर्स होते हैं, इसीलिए इसको प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। नाउ इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी, इससे रिलेटेड भी जो फाइनेंस या क्रेडिट हमारा बहुत ही लो हो गया हो या फाइनेंशियल बहुत दिक्कतें आ रही हो अगर कंट्री को, हम समझिए फॉरेक्स हमारा बहुत कम हो जाए या फिर हम कल हमारे पास पैसा ज़्यादा ना हो, हमारी इकोनॉमी बहुत ही वीक हो जाए, हमारी वैल्यू जो करेंसी की वैल्यू वो बहुत डिवैल्यू हो जाए ना, गिर जाए, तो ऐसे केसेस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। हालांकि हमारे इंडिया में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, विच इज़ अ गुड थिंग, और आने वाले टाइम में भी नहीं लगनी चाहिए वैसे। बट फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी प्रेसिडेंट के पास में बहुत ज़्यादा वाइड रेंजिंग पावर्स आ जाते हैं। तो इन सारी इमरजेंसीज को अच्छे से हम हैंडल कर लें, इन इमरजेंसी सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल कर लें, इसीलिए आप देख सकते हो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। इसी वजह से प्रेसिडेंट के पास में वाइड रेंजिंग पावर्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, ये तो हो गया इमरजेंसी से। अब देखिए इमरजेंसी से जो डिटेल्ड आपको बातें हैं वो हम इमरजेंसी अलग से कुछ वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। नेशनल इमरजेंसी अलग अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, उसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कैसे पावर्स, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। अभी के लिए आप समझिए कि प्रेसिडेंट को इमरजेंसी से रिलेटेड काफी वाइड रेंजिंग पावर्स दिए गए तीनों इमरजेंसीज को कोप करने के लिए। नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ही अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस जो हैं कहां के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इन सबको अपॉइंट कौन करते हैं, आपके प्रेसिडेंट करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, सी ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हालांकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ ये तो सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड बाय आर्टिकल 143, by article 143, if president seeks advice on any legal affair from the supreme court, now supreme court is bound to give advice to the president, but president is not bound by that advice। यानी कि अगर प्रेसिडेंट ने उनसे सलाह मांगी सुप्रीम कोर्ट से, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा, ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। ओके, इट इज बाउंड टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, बट प्रेसिडेंट जो एडवाइस मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से उसको लागू करे या ना करे, ये प्रेसिडेंट का पावर है। यानी वो उससे बाउंड नहीं है कि उसे लागू करना ही पड़ेगा, उसकी इच्छा हो तो वो लागू कर सकता है, उस एडवाइस को यूज कर सकता है, या नहीं तो नहीं। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है, इट इज इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 143, and this is also known as advisory jurisdiction। advisory jurisdiction of Supreme Court। Now next है he has pardoning powers। बहुत ही इंपॉर्टेंट है pardoning powers, यानी कि क्षमा करने की जो शक्ति है ये प्रेसिडेंट के पास है। ये इंडिया में सिर्फ दो ऑफिसर्स को दी गई है, एक प्रेसिडेंट एंड दूसरे गवर्नर। गवर्नर को स्टेट के लिए, प्रेसिडेंट को होल यूनियन के लिए, द होल ऑफ इंडिया के लिए। सो अंडर आर्टिकल 72 ही हैज बीन कन्फर्ड विद पावर टू ग्रांट पार्डन अगेंस्ट punishment for an offense against union law, punishment by a martial court and death sentence। You can notice यहाँ पे यूनियन लॉ से रिलेटेड किसी को कोई पनिशमेंट मिला है, किसी ने यूनियन लॉ को ब्रीच किया है और उसको पनिशमेंट मिली है, उस केस में प्रेसिडेंट उसे पार्डन कर सकते हैं। इसके अलावा मार्शल कोर्ट मार्शल जिसे हम कहते हैं, मार्शल कोर्ट या कोर्ट मार्शल, यानी आर्मीज या हमारे डिफेंस फोर्सेस जब किसी को ट्राई करते हैं तो नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्ट्स में नहीं होता वो ट्रायल उनके स्पेशल कोर्ट्स में होता है जिसे उन्हें मार्शल कोर्ट कहते हैं। तो जहां पे कोर्ट मार्शल्स आपने सुना होगा कई बार,
तो ये कोर्ट मार्शल्स एक्चुअली हमारे डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड आपकी जुडिशरी है। आप समझिए कि यहाँ से अगर किसी को कोई वर्डिक्ट मिला है और पनिशमेंट मिली है, सेंटेंस मिला है, तो उस केस में उसे उसको पार्डन कौन कर सकते हैं? आपके प्रेसिडेंट। सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है जो कोर्ट मार्शल को पार्डन कर सकते हैं, गवर्नर के पास भी ये पावर नहीं है। देन कम्स द डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस में भी पार्डनिंग पावर इन्हीं के पास है। दैट मीन्स ही कैन एक्चुअली फ्री दैट पर्सन। अगर किसी को डेथ सेंटेंस दी गई है और अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसे फ्री कर सकते हैं, यानी कि अब वो फ्री हो चुका है, उसको जेल टर्म भी करने की जरूरत नहीं है। ही इज टोटली फ्री। डेथ सेंटेंस ये भी सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में, कि पूरा टोटल डेथ सेंटेंस को एब्सॉल्व करने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास में। ये गवर्नर के पास भी नहीं है। नाउ इसी के साथ हमारे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो नेक्स्ट हम और इसी सीरीज में हम और आगे बात करेंगे। तो प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं इनको हम टोटल 4 पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं, एंड लेटर ऑन और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पॉलिटी से रिलेटेड मैं आपके लिए लेके आऊंगा। धीरज राजपुरोहित। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।